राजनीति से अब खबरों की दिशा को बांग्लादेश की ओर मोड़ते हैं और आपको वहां नई सरकार के शपथ ग्रहण के बीच बंगाल बॉर्डर से आई ऐसी तस्वीरें दिखाते हैं जो ये बताने के लिए काफी हैं कि बांग्लादेश में हो रही हिंसा से वहां के अल्पसंख्यक हिंदू कितने पीड़ित हैं, वो किस तरह अपना घर बार सब कुछ छोड़कर भारत आ जाना चाहते हैं। ऐसी ही एक तस्वीर ढाका के एयरपोर्ट से भी आई है। तस्वीरें देखिए, यहां से भी लोग जल्द से जल्द निकलना चाहते हैं। बांग्लादेश के भयानक हालात से ये लोग इतने भयभीत हैं, डरे हुए हैं कि अपनी ही मिट्टी से दूर चले जाना चाहते हैं। दो तस्वीरें आपके सामने, ये सिर्फ तस्वीर भर नहीं है बल्कि वो रास्ते हैं जिसके जरिए इन लोगों को लग रहा है कि इनकी जान बच सकती है। एक ढाका एयरपोर्ट की है जहां बड़ी संख्या में यात्री इधर उधर घूम रहे हैं, एयरपोर्ट कर्मचारियों से बहस कर रहे हैं। दूसरी तस्वीर भारत बांग्लादेश बॉर्डर की है, यहां भी वही स्थिति है। जमाते इस्लामी वाले कट्टरपंथियों से त्रस्त लोग बॉर्डर पर आ चुके हैं। अब आप इसको ऐसे समझिए कि जिनके पास पैसे हैं वो विमान लेना चाहते हैं और जिनके पास पैसे नहीं, ये दो पांव है, वो चलकर बॉर्डर क्रॉस करना चाहते हैं। दावा है कि पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी में भारत बांग्लादेश सीमा पर करीब करीब 1000 बांग्लादेशी नागरिक पहुंच चुके हैं। इनमें हिंदू भी और मुस्लिम भी, सभी भारत आने के लिए तैयार हैं। वह बांग्लादेशी कट्टरपंथियों के डर से यहां ठहरे हुए हैं। इन हिंदू बांग्लादेशियों का आरोप है कि उनके घर और मंदिर जलाए जा रहे हैं। वो भारत में शरण लेना चाहते हैं, आगे कैसी भी परिस्थिति क्यों ना बने, लेकिन वो शरणार्थी बनकर भारत में ही रहना चाहते हैं। हालांकि हिंदुओं की आड़ में कई आतंकियों के भी भारत में घुसपैठ करने की आशंका है। बीएसएफ के जवानों के लिए ऐसी परिस्थितियों को भी हैंडल करना है। यानी आप समझ सकते हैं कि उनके सामने चुनौती दोहरी है और हमारे जवान हर चुनौती से 24 घंटे लड़ रहे हैं। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी से TV9 की ग्राउंड रिपोर्ट आपको जरूर देखनी चाहिए। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा ये वीडियो पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी का है। बॉर्डर एरिया है। एक दिन पहले यहाँ करीब 600 बांग्लादेशियों ने घुसपैठ की कोशिश की। स्थानीय लोगों और बीएसएफ की मुस्तैदी के कारण ऐसा हो नहीं पाया। बीएसएफ ने इन लोगों को सीमा के उस पार ही रोक दिया, लेकिन यहाँ काफी देर तक माहौल तनावपूर्ण बना। অনেক দূরকার লোক আসছে এখানে, কিন্তু বলা যাবে না যে সাধারণ বর্ডারের লোক নয়, এটা কিন্তু প্রায় 40-50 কিলোমিটার দূরে লোক আসছে আর কি। 1000-1500 লোক আসছে, এসে বোঝাটা দাঁড়ায় আছে, এদিকে ঢুকতে পারে নাই। আমাদের জওয়ান আছে। TV9 के पास ग्राउंड से जानकारी है कि इन 600 बांग्लादेशी लोगों में करीब 450 परिवार हिंदुओं के थे और बाकी मुस्लिम फैमिली थी। सभी लोग बांग्लादेश के पंचगढ़ जिले के 5 गांव के रहने वाले थे। बांग्लादेश में जारी हिंसा से डरे सहमे थे और अपना घर बार छोड़कर भारत की सीमा में दाखिल होना चाहते थे। यहाँ पे काफी मात्रा में बांग्लादेशी पुरुष एवं महिला वो सब यहाँ पे आया और बॉर्डर पार करके घुसने का प्रयास किया। यहाँ पे बीएसएफ का कड़ा नजरदारी था, उन लोगों को रोक दिया। अभी बांग्लादेशी जितना लोग है सब वो बॉर्डर के उस पार है। लगता है अभी 4 से 5 हजार आदमी वहाँ पे मौजूद है। ये स्थिति बताती है कि बांग्लादेश बॉर्डर पर कड़ी नजर बनाए रखने की जरूरत है। यहाँ के रास्ते आतंकियों की घुसपैठ भी कराई जा सकती है। ये फिक्र करने वाली बात है और ये चिंता उस समय बढ़ी है जब चीन और पाकिस्तान सीमा पर हालात तनावपूर्ण हैं। Government of India has instructed state government to secure the Indo-Bangladesh border completely, so that no one can come inside the country. Has its own share of challenges, security challenges. We have proxy war raised by Pakistan and Jammu and Kashmir, whose sudden escalation we are now seeing in south of Pir Panjal, and the prolonged border dispute with China is yet to abate. These are two major security challenges that we face. The instability in our neighborhood is another cause of concern for us. बांग्लादेश में तख्ता पलट के लिए खास तौर से बड़ी चुनौती है। यहाँ उथल पुथल नए संकट का कारण बन चुका है। ऐसे में वहाँ बनी अंतरिम सरकार से भारत को बेहतरी की उम्मीदें हैं। विदेश मंत्रालय ने इसलिए आज बयान दिया है कि बांग्लादेश के लोगों के हित हमारे लिए सर्वोपरि है।
ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है कि इस वक्त बांग्लादेश बॉर्डर पर करीब 500 ट्रक अटके हुए हैं। 500 ट्रक, सोचिए जरा। ऐसा रिपोर्ट किया जा रहा है कि बांग्लादेश बॉर्डर के आसपास जितने भी स्टेट्स हैं या बांग्लादेश बॉर्डर से सटे हुए जो स्टेट्स हैं, उनके पास के जो स्टेट्स हैं, उनमें कई जगह नाइट कर्फ्यू लगा दिया गया है। इन्फिल्ट्रेशन रोकने की कोशिश, इल्लीगल इन्फिल्ट्रेशन। शेख हसीना के इस्तीफे के 3 दिन के बाद स्थानीय समय के अनुसार आज दोपहर 2:10 पर मोहम्मद यूनुस ढाका हजरत शाह जमाल अंतर्राष्ट्रीय एयरपोर्ट पहुंचे थे। मोहम्मद यूनुस पेरिस से दुबई के रास्ते ढाका पहुंचे थे। एयरपोर्ट पर मोहम्मद यूनुस का आर्मी चीफ वकार उस जमान ने खुद स्वागत किया। तस्वीरें देखते जाइए, आगे आपको एक बहुत बड़ा विरोधाभास बताने वाले हैं, बहुत बड़ी आयरनी। बांग्लादेश के आर्मी चीफ के साथ कई बड़े अधिकारी, कई छात्र नेता भी उन्हें रिसीव करने एयरपोर्ट आए। एयरपोर्ट से मोहम्मद यूनुस सीधे बांग्लादेश के राष्ट्रपति के निवास बंगबंधन गए। यहीं पर उन्होंने जनता को संबोधित करते हुए यह बयान दिया और उनकी माने तो उनके अंतरिम सरकार का धर्म है सबकी रक्षा करना, हर धर्म मजहब के लोगों को सुरक्षा देना। उनके अनुसार पूरा बांग्लादेश एक परिवार है। तो ऐसे में फिक्र की बात यह है कि वहां के अल्पसंख्यक हिंदुओं पर इतने अत्याचार क्यों हो रहे हैं। आयरनी, विरोधाभास, डायकॉटमी, विडंबना यह है कि इन साहब को मिला है नोबेल पीस प्राइज और बांग्लादेश की अराजकता के बाद ये वहां पर पहुंचे हैं और उस दरमियान इनका बयान नहीं आया था अराजकता को रोकने के लिए, और अब ये वहां पर पहुंचे हैं और सबकी सुरक्षा की बात कर रहे हैं। जब लोगों के घर उजाड़ दिए गए, हिंदुओं को टारगेट किया गया, 1,31,00,000 हिंदू खौफ में क्यों। मोहम्मद यूनुस साहब पेरिस ओलंपिक में विशेष अतिथि के तौर पर आमंत्रित थे। ओलंपिक खेलों के आयोजन के लिए पेरिस गए हुए थे। ये यानी वेल कनेक्टेड है। वो जब वहां ओलंपिक गेम्स का मजा ले रहे थे तब बांग्लादेश के कट्टरपंथी अल्पसंख्यक हिंदुओं को घरों में घुसकर सजा दे रहे थे। वो चाहते तो पेरिस से ही शांति की अपील कर सकते थे, लेकिन नोबेल पीस प्राइज विनर मोहम्मद यूनुस, उनकी ओर से ऐसे प्रयास नहीं किए गए। अब वो ढाका लौटे, काफी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। मोहम्मद यूनुस और खालिदा जिया का साझा नैरेटिव यह है कि आंदोलन करने वाले बहादुर बच्चे हैं। अच्छा, नोबेल पीस प्राइज विनर यह कह रहे हैं कि जिन्होंने आंदोलन किया वो बहादुर बच्चे हैं। थोड़ी देर में मैं इंटरव्यू दिखाने वाला हूं शेख हसीना के बेटे का। उन्होंने कहा कि किस तरीके से वो बहादुर बच्चे जो थे वो उनकी जान के दुश्मन बने हुए थे, पीछे के दरवाजे से उनको भागना पड़ा। आप खुद सोचिए कि क्या यह हिंसक आंदोलनकारियों को डिस्काउंट देने जैसा नहीं है। मोहम्मद यूनुस, नोबेल पीस प्राइज विनर, ने शेख हसीना के इस्तीफे वाले दिन को दूसरा विक्ट्री डे कहा। उनकी ये बातें कितनी खोखली हैं आपको बंगाल बॉर्डर का मंजर देखकर समझ में आ जाएगा। पश्चिम बंगाल में घुसपैठ की कोशिश हुई है और सीमा पर हालात काफी देर तक तनावपूर्ण बने रहे। सुनिए उन्होंने कैसे सर्वधर्म सद्भाव के छलावे वाला बयान दिया है। हिंसा करने वालों की प्रोटेक्शन में, हिंसा करने वालों के साए में यह वादा किया जा रहा है कि अब हिंसा नहीं होगी। तो फिर मैं सवाल पूछता हूं कि हिंसा करवाई किसने, उनको किसका प्रोटेक्शन मिला? क्या उन्हें नहीं मालूम कि बांग्लादेश में कैसे हिंसा हुई, कैसे इस हिंसा के डर से लोग बॉर्डर के रास्ते भारत में घुसना चाहते हैं? बांग्लादेश के साथ कितने हजार किलोमीटर का बॉर्डर शेयर करता है भारत, आपको यह बताते हैं। लेकिन मोहम्मद यूनुस साहब ये शायद भूल रहे हैं कि वो एक अच्छे इकोनॉमिक जानकार भी हैं और बांग्लादेश की इकोनॉमी भारत के बगैर काम नहीं करेगी, क्योंकि उनका जो बॉर्डर है वो भारत के ऊपर डिपेंडेंट है। भारत बांग्लादेश के बीच 4096 किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। दुनिया का 5वां सबसे बड़ा बॉर्डर है। यह बॉर्डर भारत के 5 राज्यों बंगाल, असम, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा और कुछ हद तक बिहार से जुड़ा हुआ है। गृह मंत्रालय की वार्षिक रिपोर्ट 2022-23 के मुताबिक इनमें कुल मिलाकर 3000 किलोमीटर से अधिक के एरिया में फेंसिंग का काम पूरा हो चुका है, जबकि 916 किलोमीटर के इलाके में फेंसिंग का काम बाकी है। सरकार के अनुसार यहां भी तारबंदी जल्द पूरी कर ली जाएगी, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता है तब तक इन खुली हुई जगहों के
जगहों से बांग्लादेश के रास्ते आतंकी गतिविधियां, घुसपैठ, अवैध तस्करी समेत तमाम तरह के खतरे बने रहेंगे। और आप तो जानते ही हैं कि पाकिस्तान इसी फिराक में बैठा है। वो न सिर्फ बांग्लादेश बॉर्डर का इस्तेमाल अपने फायदे के लिए करना चाहता है, बल्कि बांग्लादेश में तख्ता पलट का उसका मकसद भी यही है। ये खुलासा आज TV9 पर खुद मुझसे शेख हसीना के बेटे साजिब वाजेद ने एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में किया। उन्होंने खुलकर कहा कि बांग्लादेश का हाल सीरिया वाला हो गया। यहां जानबूझकर हिंदुओं को टारगेट किया जा रहा है। बांग्लादेश में डिस्टर्बेंस के पीछे पाकिस्तान और उसकी खुफिया एजेंसी ISI का हाथ है। और शेख हसीना देश नहीं छोड़ती तो उनकी हत्या कर दी जाती। क्या आपको ऐसा लगता है कि जो कुछ भी बांग्लादेश में हो रहा है इस वक्त, वायलेंस या तख्ता पलट जो किया गया, उस सब के पीछे कोई फॉरेन हैंड है? कोई इसमें ऐसा मुल्क है जो शायद चाहता था कि ऐसी चीजें हों कि शेख हसीना जी बांग्लादेश छोड़ दें? हाँ, ऑफ कोर्स। मुझे लगता है कि यहाँ आई एम श्योर ISI वाज इन्वॉल्व्ड। ये आप देखिए, ये जुलाई की 15 तारीख जब हमारे सरकार उनकी दाबी मान लिया, उस रात ढाका यूनिवर्सिटी में एक प्रोसेशन हुआ। कौन ये प्रोसेशन किया हम कोई नहीं जानता। मुझे लगता है कोई ना कोई ये प्लान करके किया करा। एवं आपके जो, मैं आपसे डायरेक्ट सवाल पूछ रहा हूं, क्या आपको इसके पीछे पाकिस्तान और पाकिस्तान की ISI का हाथ दिखता है? आई एम श्योर ऑफ इट। मुझे आई एम कन्विंस्ड यहाँ ISI इन्वॉल्व थी। क्या आपको लगता है कि बांग्लादेश में हिंदूज अभी सेफ हैं? नहीं, बांग्लादेश में अभी हिंदूज एकदम सेफ नहीं है। ये जो मिलिटेंट फोर्स है, ये सब समय हिंदू को टारगेट करते हैं। हमारे स्टूडेंट्स डेमोन्स्ट्रेटर्स उन्होंने बोला कि वो मंदिर को प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन उनके तो इतनी आदमी नहीं है। तो हिंदू के ऊपर हमला चल रहा है। अवामी लीग छोड़ के ये स्टॉप करना बहुत बहुत मुश्किल है। अब देखिए, ऐसी खबरें हैं कि बांग्लादेश की इस अंतरिम सरकार को 3 साल चलाने की योजना है। इंटरिम गवर्नमेंट 3 साल चल रही है। सोचिए, इंटरिम गवर्नमेंट का काम यह होता है कि वो अगली गवर्नमेंट को लाने से पहले थोड़ी देर के लिए चीजों को संभाले। यहां पर तो ऐसा लग रहा है पूरा देश ही इंटरिम गवर्नमेंट संभाल रही है। फिक्र का लेंस ये कहता है कि आगे हालात ऐसे नहीं होने वाले, क्योंकि बुद्धिजीवी वर्ग वाली इस सरकार के ऊपर कट्टरपंथी और सेना की छाया हमेशा रहेगी। और दूसरे बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी ने 3 महीने के भीतर ही चुनाव कराने की मांग कर दी। BNP और जमात चाहेंगे कि वो जल्द से जल्द सत्ता पर काबिज हों।